चलिए अब हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, शुरुआत करते हैं HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक। आपने दोनों के नंबर्स देखे, क्या लग रहा है, क्या HDFC बैंक में वही फिर वापस वही ढाक के तीन पात वापस पुराने लोज की तरफ बढ़ेगा स्टॉक, और ICICI बैंक क्या ये इन लेवल्स पर भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है? जी अनुज, गुड आफ्टरनून। पहले मेरा डिस्क्लेमर कि मेरी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, पर सिंस मार्केट की चर्चा कर रहे हैं तो उस हिसाब से आई थिंक HDFC का मेरे को लगता है अंडर परफॉर्मेंस इसलिए है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत एलिवेटेड है, और डिस्पाइट एक आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है कि लाइबिलिटीज जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है मैनेजमेंट कमेंट्री में जो ये गाइड कर रहा है कि लाइबिलिटीज कैसे जनरेट होंगी। दूसरी तरफ जो ICICI बैंक है उसको क्लियरली ग्रोथ स्ट्रांग है तो मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। तो लार्ज कैप से भी देखे अनुज, बहुत क्लियर इन्वेस्टर्स का मूड है कि जहाँ पे एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और मैनेजमेंट ने एक ग्रोथ क्रिएट किया है और उसको और कॉन्फिडेंटली परस्यू कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसी में है इस समय लार्ज कैप्स में भी। तो जहाँ पे ग्रोथ अगर डाउट में है तो वो स्टॉक प्रेशर में रहेगा। जो अभी आपने दोनों स्टॉक्स कहे वो दिख रहा है उनके डाइवर्जेंस में आज के प्राइस पे। अच्छा भाई जी, एक बात ठीक है, मैंने आपने HDFC बैंक पे अपना व्यू दिया। अगर आप अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स को देखें तो बैंकिंग में भी लुक एट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, लुक एट फेडरल बैंक, साउथ बेस्ड बैंक, गोल्ड फाइनेंस में उनका अगर आप देखें सब्सटेंशियल बिजनेस है। ये दोनों ने सबसे अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। देन SBI मेरे ख्याल से मिड 25 से लेकर ऑलमोस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ 26 तक का। आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है बैंकों में इस वक्त? जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब अगर मैं दोनों का मिश्रण लूँ, आई मीन PSUs, प्राइवेट बैंक दोनों, और लार्ज कैप और मिड कैप, आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त? जी वीरेंद्र, मेरा टिल्ट है टुवर्ड्स मिड साइज बैंक्स, मिड टू स्मॉल साइज बैंक्स, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत कॉम्पिटिटिव है लाइबिलिटी जनरेट करने में, ब्रांच लेवल पे डिपॉजिट जनरेट करने के। अभी हमने देखा FCNR में जो मुझे लगा छोटे बैंक्स हैं जो बहुत अग्रेसिव थे, 7-7.5% के इंटरेस्ट रेट पे FCNR डिपॉजिट्स उन्होंने जनरेट किए, जबकि जो बड़े बैंक्स हैं वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो मिड साइज बैंक्स हैं जो अपना मार्जिन सैक्रिफाइस किए बिना कॉम्पिटिटिवली लाइबिलिटीज जनरेट कर पा रहे हैं, रिटेल डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स, वो मुझे लगता है कि उसके नंबर्स में अगले 2-3-4 क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिखेगा। क्योंकि बैंक्स का बिजनेस बहुत सिंपल है, आप लाइबिलिटी ज़्यादा जनरेट करेंगे और आप उसको अच्छी तरह से अगर लोन देंगे, आपका एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनेगा जो बढ़ता रहेगा और आपकी बुक वैल्यू बढ़ेगी, और जिसके लिए मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। तो आई थिंक जो छोटे बैंक्स हैं वो इस वर्चुअस साइकिल में इस समय ज़्यादा हैं, और जो बड़े बैंक्स हैं मैं उनसे इस समय दूर रहूंगा क्योंकि वो अभी भी मुझे लगता है ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करेंगे। ओके, ये बैंक्स पर आपका व्यू हो गया। भाई जी, गुड आफ्टरनून। ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू है? क्या FIs की बाइंग वापस आई है भाई जी? क्योंकि जुलाई में हमने देखा कि बेस्ट महीना था इस साल में अब तक, जहां पर FIs ने थोड़ी बाइंग की, और फ्राइडे भी हमने अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी। क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल मार्केट पर, और क्या FIs वापस लौट रहे हैं? जी मुझे लगता है श्रेया, जो FPIs की एग्रेसिव सेलिंग थी वो अब काफी हद तक खत्म हो गई है। अब जो पॉजिटिव जो पैसा जो भी आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि ग्रोथ को चेस कर रहा है, तो वो लार्ज कैप्स अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में नहीं जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 50 एज अ इंडेक्स FPIs के लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये पूरा इंडेक्स है इस समय ग्रोथ के लिए चैलेंज्ड है। इसमें आप बड़े सेगमेंट्स देखें, बैंक्स, IT सर्विसेज, FMCG, ये और थोड़े बहुत ऑटो OEMs भी मैं कहूँगा जो अभी ग्रोथ को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो लार्ज कैप्स का जो FPIs का फ्लोज होता था, मुझे लगता है कि वो अभी तक नहीं आएगा। पर जो लार्ज मिड कैप्स और मिड कैप्स जो है उसमें FPIs के फ्लो आएंगे, पर वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जैसे हम हिस्टोरिकली देखते थे, क्योंकि इन स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो बड़ी सेलिंग थी जो हमने देखी साल के शुरू में वो खत्म हो गई है। अब इसके बाद हमारे लार्ज कैप्स को अर्निंग्स पे आउट परफॉर्म करना पड़ेगा FPI फ्लोज वापस आने के लिए।
ओके चलिए एफपीआई की बात हो गई यहाँ पर। अबे जी, आईटी में पहले 2 रैलियाँ हुई, दोनों फेल हुई। क्या इस बार की रैली थोड़ी अलग है, और अगर हाँ तो आपकी प्रेफर्ड बेट क्या होगी, स्पेशली लार्ज कैप फार्मा, लार्ज कैप आईटी में? जी अनुज, मुझे अभी भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कमेंट्री में कि कुछ बिजनेस मॉडल्स चेंज हुए हैं। मेरा व्यू ये है कि ये जो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी है और जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनीज है जैसे कैपजेमिनाई, आईबीएम, एक्सेंचर, ये सब अब एक सिस्टम इंटीग्रेटर्स बन रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इनका मॉडल था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वो कंप्लीटली एआई ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब ये सिस्टम इंटीग्रेटर में ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई टूल्स को लेके एक सोल्यूशन बनाते हैं अपने लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए, जिसकी ज़रूरत है और हमेशा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो समझ सकें सारी टेक्नोलॉजीज। पर प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम इंटीग्रेशन का जो मार्जिन होता है वो कम होता है, और वो करीब 15% के आसपास होता है, जबकि हमारी कंपनीज हिस्टोरिकली 20, 22, 25% के मार्जिन पे काम करती थी। तो मार्जिन जैसा कम होगा उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन पे होगा, और मुझे लगता है सिस्टम इंटीग्रेटर की वैल्यूएशन रेंज 15 से 18 टाइम के पी मल्टीपल पे होती है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डाउनसाइड बाकी है, और वैल्यू बाइंग की थोड़ी बाइंग आएगी डेफिनेटली इसमें, क्योंकि ये अच्छे वैल्यू बाइंग प्राइस पे है। पर ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। थोड़ा और वैल्यूएशन में करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है इस सेगमेंट में। अभय जी, सो फार मतलब अब तक इस अर्निंग सीजन का जितना अंश आपने देखा, हालांकि अभी बहुत कम पार्ट निकला है, लेकिन फिर भी आईटी और मुख्यतः बैंकों का एक सेंस मिल चुका है। बहुत सारी मिड कैप कंपनी के नंबर्स भी आए हैं। क्या क्या ऐड किया है आपने अपने बीएमएस में इस बार, अगर आप विद स्टैंडर्ड मतलब डिस्क्लोजर के साथ अगर वो शेयर कर सकें? जी, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है जिसमें हमने जो चेंजेस किए हैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वीरेंद्र, पर ये मेरी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है और इन्वेस्टर्स को अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए। तो हमने जो ऐड किया है वो 2 स्टॉक्स हैं जिसको हम काफ़ी समय से देख रहे थे। एक एस्ट्रा माइक्रोवेव है, जो कि एक मिड कैप कंपनी जिसको आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने आर&डी में, आईपी जनरेशन में, और अब इनका जो फोकस था डिफेंस सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर को केटर करने का, वो काफ़ी मोमेंटम पिकअप कर रहा है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव एक है, और दूसरा ग्लैंड फार्मा, एक कंपनी ऐसी है जो काफ़ी अप एंड डाउन से गई है सिंस लिस्टिंग। हमने काफ़ी प्राइस करेक्शन देखा उसमें, फिर प्राइस पिकअप देखा, और अब मुझे लगता है फाइनली उसकी जो कोर प्रॉब्लम्स थी आईपीओ के बाद की, कंपनी ने काफ़ी फिक्स करी है वो। पर ये मैं फिर कहूँगा कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी से हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो एक ट्रैक पे रहे। तो ये 2 हमारे एडिशंस हैं वीरेंद्र मॉडल पोर्टफोलियो में। ग्लैंड फार्मा और एस्ट्रा माइक्रोवेव अच्छे रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने फिलहाल। अच्छा अभय जी, ये क्विक कॉमर्स स्पेस में अभी क्या आपका व्यू बदला है? स्विगी, इटर्नल और साथ ही अब जेप्टो की भी आईपीओ की काफ़ी गहमा गहमी तेज हो चुकी है, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? जी श्रेया, मुझे लगता है अमन, मेरे लिए ये स्पेस समझ पाना बड़ा मुश्किल रहा है, बिकॉज बहुत डायनामिक स्पेस है। जो हम एक क्वार्टर में देखते हैं अर्निंग्स, कोर बिजनेस जो कंपनीज गाइड करती हैं, वो अगले क्वार्टर में बदल जाता है। तो अब ये कहना कि ग्रोथ कहाँ से आएगी, और जहाँ से ग्रोथ आ रही है क्विक कॉमर्स की, वहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रोकन है, पर ऑर्डर नेगेटिव वैल्यू या लॉस पे डिलीवर कर रहे हैं। तो अब इस समय मुझे लगता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा कन्विक्शन वाला बेट लेना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है जब एक मॉडल इनका स्टेबलाइज हो जाएगा अगले 2-3 क्वार्टर में, तब मुझे शायद ज़्यादा समझ में आएगा। इस समय मुझे ये कन्विक्शन नहीं है इस पूरे स्पेस में, श्रेया। ओके, चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने पीएमएस में क्या क्या इंक्लूड किया है उस पर आपने टिप्पणियाँ करी, और सभी सेक्टर्स पे और सभी अर्निंग्स पे अपने कमेंट्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।